दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की हमारी सीरीज जारी है और आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के आईएएस प्रीलिम्स 2019 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब दोस्तों एक खास बात मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले 2001 से 2018 तक के जो हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखे हैं, आपने नोट किया होगा कि हर साल 7 से 8 प्रश्न एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आते रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से आते रहे हैं। लेकिन 2019 के आईएएस प्रीलिम्स में क्या हुआ कि यूपीएससी ने प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम कर दी प्राचीन भारत से। ठीक है, तो इसलिए यह मानकर हमेशा मत चलिए कि भैया मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री से तो हमेशा कम ही प्रश्न आएंगे, इसको दरकिनार करना है। तो अगर आप लोग मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री को दरकिनार करेंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे, तो यह सही नहीं होगा। आपको पूरा पढ़ना है भाई। ठीक है, तो खैर यहां पर हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में, और ये एमसीक्यूज इस बार थोड़े से कम हैं। ठीक है, तो पहला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, आपको यह देखना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा ही फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। अगर आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है ठीक ठाक, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अब देखिए, जब भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो ये चनुदड़ो नाम कई बार आपके सामने आया होगा। ये कोट दीजी जो नाम है, ये भी कई बार आपके सामने आया होगा। ठीक है, चनुदड़ो में आप लोग जानते हैं मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, इसी तरह से कोट दीजी जो है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, सिंध प्रांत के अंदर ही है। मतलब ये जो दोनों ही स्थान है, चनुदड़ो हो गया चाहे ये कोट दीजी हो गया, ये दोनों ही आज के पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही स्थान पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के भी सिंध प्रांत के अंदर हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, और इनका नाम काफी बार आया है। अब जो हमारे मन में कंफ्यूजन रहेगी इस प्रश्न में, वो रहेगी या तो भैया ये सहगोरा हमारा आंसर है या ये देसलपुर हमारा आंसर है। तो बता देता हूं दोस्तों, ये जो देसलपुर है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और ये भारत के अंदर है भाई, गुजरात के अंदर। ठीक है, ये गुजरात में आपको मिलेगा, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, और बहुत ही छोटी सी ये इंडस वैली साइट है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही छोटी सी साइट है, 130 गुणा 100 मीटर के दायरे में फैली हुई है। 130 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी, बहुत छोटी सी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई साइट है। ये गांव है गुजरात के कच्छ जिले के अंदर, देसलपुर गुंथली। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है देसलपुर गुंथली। कहीं पर ये गुंथली शब्द कई बार जुड़ा हुआ आ जाए तो आप भैया चक्कर में पड़ जाएं, तो ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया सहगोरा। ठीक है, तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? तो सहगोरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये एक स्थान है गोरखपुर के पास। ठीक है, अब गोरखपुर कहां पर? गोरखपुर भैया उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर के पास ये एक गांव है सहगोरा। यहां पर एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है दोस्तों। ठीक है, मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख यहां पर मिला है, और मौर्यकालीन मिला है तो आप लोग सोचेंगे कि भैया अशोक के टाइम का होगा, तो ये अशोक के टाइम का नहीं है, अशोक के बाद के टाइम का है, क्योंकि ताम्रपत्र अभिलेख है। और अशोक के टाइम के जो अभिलेख हैं दोस्तों, वो ज्यादातर शिलालेख टाइप के हैं, मतलब पत्थर के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है, या अशोक के पहले के भी हैं, वो भी लगभग पत्थर के ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन ये सहगोरा जो अभिलेख है ये ताम्रपत्र है भैया। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र अभिलेख है, ताम्र मतलब कॉपर है ना, तो ताम्रपत्र अभिलेख है, ये तांबे की शीट के ऊपर लिखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर, तो किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्त्र रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो कौन सा ऐसा शिलालेख है भाई? ठीक है, जहां पर रान्यो अशोक लिखा हुआ है अशोक के प्रस्त्र रूप चित्र के साथ। अब यह ज्यादा मुश्किल हिंदी हो गई, ये प्रस्त्र रूप चित्र। ठीक है, तो मैं आसान कर देता हूं थोड़ी सी भैया। प्रस्त्र रूप चित्र यानी कि स्टोन पोर्ट्रेट। ठीक है, स्टोन पोर्ट्रेट, आप इसको स्टोन पोर्ट्रेट समझिए दोस्तों। ठीक है, और ये जो प्रस्त्र रूप चित्र है
मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर सीधा देख लेते हैं। यह है कंगनहल्ली। ठीक है, कंगनहल्ली में शिलालेख है। कंगनहल्ली ये भैया कर्नाटका में पड़ जाता है। ठीक है, कर्नाटका में कंगनहल्ली है, वहां पर यह शिलालेख है जहां पर रान्यो अशोक लिखा हुआ है, अशोक के प्रस्त्र रूप चित्र के पास, यानी कि स्टोन पोर्ट्रेट के पास। ठीक है, अब यहां पर कोई भैया मूर्ति नहीं बनाई गई है। ठीक है, अगर आप ये सोच लें भैया प्रस्त्र पत्थर के ऊपर कोई मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति नहीं है, पत्थर के ऊपर ही हथौड़ी छेनी लेकर अशोक का चित्र बना दिया गया है। अशोक के साथ उनकी रानी भी हैं, 2 सेविकाएं भी हैं। ठीक है, और वहां पर रान्यो अशोक लिखा गया है, राजा अशोक लिखा गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसको दोस्तों दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको फैक्चुअली ना आए। ठीक है, वैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम लेकर करना चाहें, एलिमिनेशन पद्धति के द्वारा, एलिमिनेशन सिस्टम के द्वारा, तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप जो गलत चीजें, गलत जो ऑप्शन है उनको। कैसे? अब सांची के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। सांची का तो भैया स्तूप बहुत मशहूर है, तो सांची में तो ऐसा कोई हमने शिलालेख सुना ही नहीं जहां पे रान्यो अशोक लिखा हो, तो सांची हमारा आंसर नहीं हो सकता। सौगोरा, सौगोरा तो अभी आपने पीछे देखा कि गांव है गोरखपुर के पास, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। शाबाजगढ़ी, शाबाजगढ़ी अशोक के टाइम का ही है, यहां पर अशोक के टाइम का शिलालेख मिला है, और बहुत ही पुराना शिलालेख, सबसे पुराना शिलालेख, इवन भारत का सबसे पुराना शिलालेख जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे पुराना शिलालेख भारत का आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है कुछ अशोक के बारे में। तो ये शाबाजगढ़ी, ये आज के दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान में भी कहां पर? पाकिस्तान में भी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उनका, ठीक है, जो उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको आप खैबर पख्तूनवा कह देते हैं आज के टाइम में। ठीक है, वहां पर ये शाबाजगढ़ी शिलालेख आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही जब हमारे आंसर नहीं हो सकते तो भैया आंसर है हमारा कंगनहल्ली। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको पता चल गए होंगे। अब आज का हमारा तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए मतलब ये जो 3 बातें लिखी हुई है ना, इन तीनों बातों पर आपको विचार करना है। और ये लिखा हुआ है, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है या हैं। ठीक है, तो कोई एक विशेषता भी हो सकती है या सारी की सारी विशेषताएं भी महायान बौद्ध मत के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। ठीक है, अब महायान बौद्ध मतलब दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसकी अलग अलग शाखाएं हो गई। ठीक है, जैसे एक महायान शाखा है, इसी तरह से एक हीनयान शाखा भी है। ठीक है, तो अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें एक महायान शाखा भी है। तो यहां पर महायान शाखा के बारे में, महायान बौद्ध मत के बारे में बात करनी है। तो देखिए, ये पहली बात देखिए, बुद्ध में देवत्वारोपण। ठीक है, यानी बुद्ध में देवता को देखना, बुद्ध को देवता के रूप में देखना। ठीक है, तो क्या यह महायान बौद्ध मत की धारणा है? जी हां, है। ठीक है, क्योंकि महायान बौद्ध मत के अंदर बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, जबकि ये जो हीनयान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका है, मोक्ष प्राप्त हो चुका है, लेकिन देवता के तौर पर नहीं पूजा जाता। जबकि महायान जो शाखा है उसके अंदर बुद्ध को देवता के तौर पर पूजा जाने लगा, बुद्ध में देवत्व का आरोपण कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, बोधिसत्व के पथ पर चलना, तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार है महायान बौद्ध मत का। ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना, महायान बौद्ध मत के अनुसार बोधिसत्व का जो पद है, बोधिसत्व का जो रैंक है वो बहुत ही ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हम जो लोग हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, मतलब है ना, तो वो लोग बोधिसत्व का पद ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बुद्ध तो केवल एक हैं, जबकि बोधिसत्व का पद प्राप्त कर सकते हैं लोग, हालांकि उनके लिए कुछ शर्तें हैं, उन विशेष शर्तों के ऊपर चलना होगा। 10 विशेष शर्तें हैं, उन 10 विशेष शर्तों का पालन करते हुए बोधिसत्व का पद प्राप्त किया जाएगा। और बोधिसत्व में क्या है कि ये जो व्यक्ति है जिसे बोधिसत्व प्राप्त हो गया, मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है उससे, मतलब ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो इस चीज के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, निर्वाण प्राप्त कर सके। ठीक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन बोधिसत्व जो होता है वो ऐसा नहीं करता। ठीक है,
क्यों नहीं करता? क्योंकि वो चाहता है कि जो दूसरे जो बौद्ध मत वाले जो लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी ज्ञान की प्राप्ति करें, बोधिसत्व के पद तक पहुंचे। उनको भी बोधिसत्व के पद तक लाना इस बोधिसत्व का उद्देश्य होता है। यानी ये निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये रुका रहता है, निर्वाण प्राप्त खुद नहीं करता, दूसरों का भी कल्याण करने की कोशिश करता है। तो ये बोधिसत्व का रैंक है दोस्तों, और ये महायान बौद्ध मत का बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार है। तीसरी बात, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। जी हां, जब बुद्ध के अंदर देवत्व का आरोपण कर दिया, बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा, तो इसमें बुद्ध की मूर्ति के रूप में उपासना होने लगी। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, अनुष्ठान वगैरह होने लगे। ठीक है, तो ये तीनों ही जो विशेषताएं हैं ये महायान बौद्ध मत की हैं। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यानी कि तीनों ही जो विशेषताएं हैं ये बौद्ध मत में है। हमारा आंसर हो गया डी। तो ये बात उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझे होंगे, बोधिसत्व की अवधारणा को भी आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। केवल 4 ही प्रश्न एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से जुड़े हुए आए हैं। ठीक है, 2019 के आईएएस प्रीलिम्स में। तो ये गुप्त काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी कि विष्टि, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम कराया जाना, जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाना। ठीक है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अब दोस्तों यह भी एक प्रकार से फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने विष्टि के बारे में पढ़ रखा होगा कि भैया विष्टि की ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये जो टर्म है विष्टि, ये किस लिए प्रयोग में लाई गई गुप्त काल के दौरान, तो भाई इसका आंसर तभी आप दे सकेंगे। फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है, तो मैं इसका आपको आंसर देता हूं। ये देखिए, इसका आंसर है ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत या जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, यानी कि लगभग सभी जो आम लोग हैं, जो गुप्त काल के दौरान जो आम लोग थे, जो प्रजा थी, उन सभी को विष्टि यानी कि बलात् श्रम के जरिए एक प्रकार का कर चुकाना पड़ता था। जबरदस्ती श्रम उनको राज्य के लिए, सत्ता के लिए करना ही पड़ता था। किस तरह से? जैसे कई बार जो गुप्त राजाओं की जो सेना है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो उस सेना की सहायता करना, है ना, उस सेना के लिए खाना वगैरह लाना, भोजन का इंतजाम करना, तो ये जनता का कर्तव्य था और उसको करना पड़ता था, मतलब कर के रूप में, टैक्स के रूप में। ये टैक्स का एक जरिया था। भैया ये भी आपके ऊपर एक टैक्स है, विष्टि नाम का एक आपके ऊपर टैक्स है, और ये टैक्स हम पैसे से नहीं लेंगे, इसमें आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, और उस मजदूरी के एवज में आपको कोई ऐसी वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये आपका टैक्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा भैया कि आपने टैक्स अपना दे दिया है। ठीक है, नॉर्मली जो गुप्त काल के अंदर जो टैक्स होता था, फसल के ऊपर लगान वगैरह लिया जाता था, वो नॉर्मली 1/4 या कहीं कहीं पर 1/8 लिया जाता था, मतलब फसल का 1/4 हिस्सा या 1/8 हिस्सा ले लिया जाता था। लेकिन यह भी एक टैक्स का रूप था। ठीक है, तो ये बात देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को अच्छे प्रकार से देखा होगा और समझा होगा। दोस्तों यही हमारे प्रश्न रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 2019 के आईएएस प्रीलिम्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, लेसन अच्छा लगा हो। तो दोस्तों आप लोग ये जो लेसन है ये हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप पर देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी वीडियोस देखें, वहां पर भी तमाम तरह की वीडियोस मौजूद हैं आपके फायदे के लिए। बहुत अच्छी वीडियोस वहां पर मौजूद हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। बाकी सभी लोगों को कहें कि भाई हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करें और फायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।